बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसका जो हमारे पास यूनिट 4 आता है जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंतर्गत अपने लास्ट चैप्टर पर बात कर रहे थे जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसी के ही एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। जैसा कि हम आप सभी को ऑलरेडी बता चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम जनरल मेथड पर बात कर चुके हैं कि किसी भी क्वेश्चन का हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं और उसके कुछ हम सॉल्ट मेथड पर बात कर रहे हैं, तो उसमें हम केस नंबर 5 लेकर आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम इसी पर बात करेंगे और इसके बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे जो आप सभी के एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें देख लेंगे तो आपको यह लेक्चर और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टोटल 5 से 6 लेक्चर आप सभी को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो, बोला जा रहा है केस नंबर 5 में कि अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है और उस सिचुएशन में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है जब हमारे पास b का जो वैल्यू है वह e⁻ax हो। क्या हो? जब हमारे पास b का वैल्यू e⁻ax हो तब हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि हमारे पास जो e⁻ax है उसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग केस नंबर 1 से कंफ्यूज जरूर होंगे, तो इसलिए यहां पर मैं उसे बता भी दे रहा हूं। केस नंबर 1 में भी हमने बात किया था कि 1/f(d) e⁻ax हमारे पास था और कह रहे थे कि ऐसे केस में हम अपने पहले वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें मैंने एक लाइन और लिखा था कि हमारे पास जो e⁻ax है, ठीक है, आई मीन e⁻ax नहीं बल्कि f(d) जो हमारे पास है वह क्या था, वह 0 के बराबर नहीं था उस केस में। लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए कि हम इस केस को तब अप्लाई कर सकते हैं जब f(d) का जो वैल्यू है वह 0 के बराबर हो जाए। और यहां पर d मतलब क्या कि हम जब d = a सब्स्टिट्यूट करेंगे तब। ठीक है, अब देखो केस नंबर 1 को अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो मैंने आप सभी से कहा था कि अगर f(a) = 0 नहीं होता है तब हम केस नंबर 1 को अप्लाई करेंगे, यानी कि e⁻ax जो लिखा गया है उस a का वैल्यू हम जहां जहां पर d लिखे रहेंगे वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर यहां पर f(a) = 0 हो जाता है अगर, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या है, 0 हो जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो इससे तो हमारे पास कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम यहां पर एक दूसरा केस डिस्कस करेंगे और इसके हम सॉल्यूशन मेथड पर बात करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं कि वर्किंग प्रोसीजर क्या है। एग्जांपल के थ्रू सभी चीजें आपको और भी ज्यादा समझ में आएंगी, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। कुछ चीजों को पहले लिख लीजिए क्योंकि जब आप एग्जांपल्स कर लेंगे तो आपको यह सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा। पहले आपको क्या करना है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है d = a। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए बात की जा रही है कि हमें d = a सब्स्टिट्यूट करना है f(d) में और वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है जिस वाला जो हमारा रूट जो है वो 0 के बराबर ना हो, यानी कि वैनिश ना हो, उस सिचुएशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना। अभी एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है, एंड देन मेक द क्वेश्चन। और फिर इस प्रकार हमें उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को बनाना है कि जैसे 1/f(d) e⁻ax × 1 बना देना है, यानी कि pi ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ e⁻ax एंड 1, यानी कि 1 का हमें मल्टीप्लीकेशन भी करना है। अभी बात करते हैं जब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय प्रीवियस मेथड, और उसके बाद हम इसे प्रीवियस मेथड के साथ सॉल्व करेंगे एंड रिड्यूस द कैलकुलेशन ऑफ 1/d × 1 या फिर 1/d² × 1 या फिर 1/d सॉरी या फिर 1/d³ × 1 होगा या फिर एंड सो ऑन, ऐसे ही हमारे पास चलता जाएगा। अब ये सभी चीजें हमने क्या पढ़ा है उन चीजों को हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। देखो, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या इस वाले केस पर बन रहा है, क्योंकि यह या तो पहला केस में आ सकता है या तो 5वें केस में आ सकता है, दोनों केसेस में पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम कैसे समझ पाएंगे, तो इसके लिए हम सोल्यूशन पर बात करते हैं। पहले तो जो सोल्यूशन में अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, राइट हैंड साइड से उसे तो 0 ही करना रहता है। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, d² + d - 6 = 0 हो जाएगा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो d² मिलेगा एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए 6 लाना है, सब्ट्रैक्ट करते हुए 1 लाना है, तो 3 दूना 6 बन जाएगा, यानी कि 3d - 2d एंड -6 = 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक लाइन सॉल्व कर दिया, यहाँ पर d कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, d + 3 बचेगा, -2 कॉमन ले लेंगे, d + 3 बनेगा = 0 हो जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो d + 3 हो जाएगा एंड क्या बचेगा, d - 2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे, यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज मिलेंगे। एक तो d = +2 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो d = -3 हो जाएगा, यानी कि हमने d के 2 रूट्स फाइंड आउट कर लिए जो कि हमारे पास रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। इसलिए हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वह क्या होगा, इज इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस हमारे पास C2 e रेज टू द पावर सेकेंड रूट यानी कि -3 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने अपना पूरा रामायण पढ़ा है उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, यानी कि अपने क्वेश्चन में। अब इसके अगर हमें अप्लाई करना है तो नाउ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाउ फॉर PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो चूंकि जब हमारे पास e रेज टू द पावर ax का केस बन जाए तो उस सिचुएशन में पहले क्या कर लीजिएगा, एक काम करते हैं, इसे इरेज करिए, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे। नाउ हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास f ऑफ d है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, d स्क्वायर प्लस d एंड -6 है। इसमें हम क्या करेंगे, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a का वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में 2 दिया गया है, तो f ऑफ 2 हम कैलकुलेट करेंगे, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं एट d इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम f ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -6, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, तो जब f ऑफ a जो है वह 0 का केस बनना लग जाए तब हम इस वाले मेथड को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वाले मेथड को अगर हमें अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, अगर 0 नहीं बनता तो हम अपने पहले वाले केस को अप्लाई करते हैं, जो हम अपने पहले वाले केस वाले लेक्चर में मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया था। आई थिंक वह चौथा लेक्चर आप सभी के लिए था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अब हम जब यह देख चुके हैं कि 0 के बराबर हो चुका है, देन PI हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वह क्या होगा, 1/f ऑफ d इंटू ई रेज टू द पावर 2x तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन f ऑफ d का हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को रख देंगे। तो f ऑफ d हमारे पास क्या है, d स्क्वायर प्लस d -6 एंड हमारे पास b, तो b का वैल्यू हमारे पास है e रेज टू द पावर 2x। ठीक है, अब देखो इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, लेकिन अब यहां पर हम जो वर्किंग प्रोसीजर लिखे हैं इसी को ही हम अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि ये जो हमारे पास जो हमारे पास समीकरण लिखा गया है, नीचे जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है, या फिर मैं कहूं जो ये हमारे पास f ऑफ d जो पॉलिनोमियल लिखा गया है, उसे आप क्या करिए, उनके रूट्स में तोड़ दीजिए। रूट्स में तोड़ने का मतलब यह है कि जो यहां पर हमने निकाला है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उस वाले टर्म को यहां पर लिख देना है, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा d+3 एंड d-2 हमें लिख देना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, और इंटू ई रेज टू द पावर 2x हमारे पास रहेगा। अब देखो क्या करना है, पहला स्टेप हमारे पास क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू a इन दोज फैक्टर, उन फैक्टर्स में रखना है ऑफ f ऑफ d, f ऑफ d के उन फैक्टर्स में d इज इक्वल टू 2 हमें रखना है, व्हिच डू नॉट वैनिश फॉर d इज इक्वल टू a, जो d इज इक्वल टू a के लिए यानी कि 2 के लिए यह वैनिश ना हो, यानी कि 0 ना बने। तो इस सिचुएशन में हमें बात करना है, यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो d+3 है, d-2 है, 2 का वैल्यू हमें d के जहां पर रखना है, तो इन दोनों में से किसी एक में रखना है जो 0 के बराबर ना हो। तो अगर हम यहां पर d इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए इस वाले टर्म में हम 2 नहीं रख सकते, और यहां पर हम 2 रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 रखेंगे तो 2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, 1/, यहां पर हो जाएगा 2 + 3 एंड यहां पर हो जाएगा d-2, और ऐसा जब हम करेंगे, जब हम वैल्यूज को रखेंगे तो e रेज टू द पावर 2x तो रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ इसमें प्रोडक्ट करते हुए 1 का हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि हम 1 का किसी भी में मल्टीप्लाई करें हमारे पास कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा कि 1 का मल्टीप्लिकेशन आप तभी कर सकते हैं जब a d की जहां पर a रखेंगे और उस वाले टर्म में रखेंगे जो वैनिश ना हो रहा हो, गायब ना हो रहा हो। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बनेगा, 1/5 बनेगा, तो 1/5, चलो यहां पर मैं लिख देता हूं 1/5, और यहां पर क्या मिलेगा, 1/d-2 मिलेगा, एंड यहां पर हमारे पास क्या है, e रेज टू द पावर 2x इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप लोगों को मैं केस नंबर 4 पढ़ा चुका हूं। ठीक है, केस नंबर 4 में मैंने आप सभी को बताया था कि अगर, क्या मैंने आप सभी को बताया था कि अगर e रेज टू द पावर ax इंटू x हमारे पास बनता है तो उस सिचुएशन में हम e रेज टू द पावर ax को अगर आगे हमें लाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, मैं आप सभी को बता चुका हूं। d की जहां पर क्या करना पड़ता है, d + a सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ता है, यही तो होता है ना। ठीक है, तो उसी वाले मेथड पर हम यहां पर अब बात करेंगे, यहां से जो प्रोसेस है वो उसी वाले मेथड पर चलेगा। तो 1/5, अब e रेज टू द पावर 2x को हम क्या करेंगे, सामने लेंगे, यानी कि इस वाले फैक्टर के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास d लिखा गया है उसकी जहां पर d+a यानी कि 2 रख देंगे, और यहां पर हमारे पास -2 तो ऑलरेडी है। ठीक है, और इस सिचुएशन में यहां पर केवल 1 बचेगा जिसका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं क्योंकि इस ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अब ध्यान दीजिए, तो ये 2 से -2 हमारे पास क्या होगा, कैंसल आउट होगा, यानी कि हमारे पास 0 बन जा रहा है। बच क्या रहा है हमारे पास मिलेगा 1/5 और e रेज टू द पावर 2x हो जाएगा एंड 1/d ऑफ 1 मिल रहा है।
ठीक है, तो मैं आप सभी को बताया था। अब देखो ये जो हमारे पास 1/d ऑफ 1 हमारे पास मिल रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो वो इन्हीं केसेस में से एक केस बन चुका है। देखा जाए तो ये वाला केस हमारे पास बन चुका है। हो सकता है ऐसा भी केस मिल जाए कुछ एग्जांपल्स में, हो सकता है इससे ज्यादा पावर वाले भी केसेस बन जाए। तो मैंने आप सभी को पिछले लेक्चर में बता दिया था कि अगर d केवल लिखा होता तो उस सिचुएशन में हम डिफरेंशिएशन करते, और जब 1/d लिख दिया जाता है तो उस सिचुएशन में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अगर d स्क्वायर होता तो डबल डेरिवेटिव, अगर 1/d स्क्वायर लिखा गया है तो डबल इंटीग्रेशन करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। यहां पर अगर हम लिखते हैं 1/5 एंड e⁻²2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा 1/5, यहां पर x मिलेगा तो x हो जाएगा, e⁻²2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या निकाल लिया, अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल लिया, और यहां पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ही। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं हेंस क्या लिख सकते हैं, द जनरल सॉल्यूशन, जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होगा, वो हमारे पास होगा पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF हमारे पास क्या है, C1 e⁻²2x प्लस हमारे पास है C2 e⁻³ एंड हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/5x इंटू e⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हमारे पास e⁻ax का केस है, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास f ऑफ a का वैल्यू 0 है, तो हम इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को यह प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप सभी के बुक में दिए गए हैं। फिलहाल चलिए एक और क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलिए एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं जो कि इसी मेथड पर है, और कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर डिफिकल्टी जब हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब इन्हें भी हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला गया है, d² + 4d + 4 इंटू y इज इक्वल टू e⁻²2x माइनस e⁻² है। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास सबसे पहले तो क्या करना है पड़ेगा, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। ठीक है, अगर हमें जनरल सोल्यूशन चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए होता है। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाने के लिए दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, t² + 4d + 4 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पर अभी बात करते हैं, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इसे अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये d² + 4 एंड + 4d हमारे पास लिखा गया है, तो इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, d + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पर स्क्वायर वाला बनेगा d² + 4 + 4d। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास d के जो दोनों रूट्स मिलेंगे वो इस बार -2 एंड -2 ही मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो d के दोनों रूट्स मिले हैं वो रियल भी हैं, और साथ ही साथ क्या है, ये सेम भी हैं, इक्वल भी हैं। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जब रियल और सेम रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास लिखा जाता है C1 + C2 इंटू x एंड e⁻² होता है। ठीक है, ये सभी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप सभी को पहले ही लेक्चर में। ठीक है, तो यहां पर आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो सबसे पहले तो हमारे पास जो e⁻²2x है एंड -e⁻²2x है। ठीक है, तो इसे हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ये कौन से केस में बनेगा, क्योंकि अगर हमें जनरल मेथड से निकालना है तो वहां पर हमें नहीं बात करना पड़ता कि कौन सा मेथड या कौन सा केस बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पर हमें शॉर्ट मेथड से निकालना है तो हमें इन चीज़ों पर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे हम करने वाले हैं। इनमें अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग केसेस पर हम बात कर लेंगे, यानी कि कहने का क्या मतलब है समझो। हमारे पास f ऑफ d क्या है, यहां पर एक काम करता हूं मैं यहीं पर लिख ही देता हूं नाउ, ताकि आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए रहेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। हमारे पास जो f ऑफ d है वो क्या है, d² + 4d एंड +4 है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि e⁻²2x लिखा गया है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास d इज इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, तो यानी कि f ऑफ 2 हमारे पास क्या मिलेगा, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 2 दूना 4 एंड +4 दूना 8 एंड +4, ये हमारे पास क्या होगा, 12 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। इस वाले केस में हमने देखा कि हमारे पास e⁻²2x जो है वह f ऑफ 2 को 0 के बराबर नहीं बना पा रहा है, f ऑफ d इस केस में 0 नहीं है, यानी कि केस नंबर 1 हमारे पास अप्लाई होगा, केस नंबर 1 जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है,
और अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास d इज इक्वल टू, इस बार हम क्या रखेंगे -2, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, f ऑफ -2 होगा, और -2 मतलब हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, +4, तो +4 +4 +8 हो जाएगा -8, यानी कि इस सिचुएशन में ये 0 के बराबर है। यानी कि अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक केस में यह हमारे पास f ऑफ d 0 के बराबर नहीं मिल रहा है, एक केस में हमारे पास 0 के बराबर मिल रहा है, यानी कि हमें दोनों को अलग अलग केसेस पर डील करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, इसके लिए भी चलिए प्रोसेस करके मैं दिखा देता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ऑल्सो पी आई जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वह क्या होगा, 1/f ऑफ डी, तो f ऑफ डी हमारे पास क्या है, d² + 4d + 4, ठीक है, ये हमारे पास है। और जो हमारे पास b है वो हमारे पास है e⁻²x माइनस e⁻² है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/d² + 4d + 4 e⁻² से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, एंड माइनस 1/d² + 4d + 4 एंड इंटू e⁻² हो गया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब ये हमारे पास क्या बना, ये अलग केस से सॉल्व होगा, ये अलग केस से सॉल्व होगा। हमारे पास एक केस है जब 0 के बराबर नहीं है, हमारे पास एक केस है जब 0 के बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हमारे पास जब हमारे पास 0 के बराबर नहीं होता है तो मैंने मेथड बताया है कि d के जहां पर हम अपने a को रख देंगे, तो यानी कि 2 का होल स्क्वायर + 4 × 2 एंड +4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, e⁻² हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा। अब जब हमारे पास 0 के बराबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अपने फैक्टर वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि d+2 एंड हमारे पास क्या बनेगा d+2, ठीक है, एंड e⁻² हो गया। ओके, अब यहाँ पर अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 में, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है, चूंकि इसे हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना, यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, 1/12 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 दूना 4 + 4 12 हो जाएगा, और e⁻² हमारे पास 2x मिलेगा। तो हमने इस वाले पोर्शन को तो सॉल्व कर लिया, अब इस वाले पोर्शन पर हमें बात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक और केस बन जा रहा है। देखो, अगर हम e⁻² है और हम देख चुके हैं कि ये वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर हो जा रहा है, तो हमारा मेथड क्या कहता था कि हमें d = a रखना है उस वाले टर्म में जो d = a रखने पर वैनिश ना होता हो। तो अगर हम d = -2 इस वाले टर्म में रख देंगे तो भी वैनिश हो जाएगा, इस वाले टर्म में रख देंगे तो भी वैनिश हो जाएगा। तो जब हमारे पास वैनिश ना होने वाले केस में ही केवल रख सकते हैं, तो यहां पर जब वैनिश होगा तो इस केस में हम नहीं रख सकते हैं। क्या मैंने कहा, इस केस में हम नहीं रख सकते क्योंकि वैनिश हो जा रहा है। अगर वैनिश नहीं होता तब हम रख सकते थे, यहां पर वैनिश हो जा रहा है यानी कि 0 के बराबर बन जा रहा है, इसलिए हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, सिंपली d+2 एंड d+2 हम लिख दे रहे हैं, या फिर चलो मैं d+2 का होल स्क्वायर ही लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, d+2 का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, e⁻²x है और यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई चाहे हम कभी भी करें इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। चलिए अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। अब ये वाला तो हमारे पास हो चुका है, तो इसे हम ऐसे ही लिखते चलेंगे, 1/12 एंड e⁻²x एंड हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस। अब जब माइनस मिल चुका है तो अब देखो, ऐसा सिचुएशन में जब हमारे पास ये वाला टर्म बन गया, यानी कि e⁻² को हमें बाहर लाना है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, e⁻² को जब हम इस वाले फैक्टर से लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो क्या करते हैं, d के जहां पर हम क्या रखते हैं, d + a, तो हमारे पास -2 है a की जगह पर, तो d-2 हो जाएगा, एंड हमारे पास मिल रहा है +2 एंड क्या करेंगे, होल स्क्वायर हमारे पास तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, और यहाँ पर हमारे पास 1 है तो × 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/12 हो जाएगा, e⁻²x हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास माइनस e⁻²x एंड 1/, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, अगले स्टेप में एक जो छोटा ब्रैकेट है वो हट गया, -2 और +2 क्या होगा, कैंसल आउट होगा, बचेगा क्या, d² ही केवल मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास d² बना, × 1 हो गया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब देखो, ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास अपने मेथड के अनुसार बन चुका है, यानी कि 1/d × 1 होना चाहिए था, या फिर 1/d² × 1 होना चाहिए था, या फिर 1/d³ × 1 होना चाहिए, या फिर एंड सो ऑन हो सकता है। तो यहाँ पर 1/d² × 1 है, तो × 1 कहने का ये मतलब है कि हमें इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, 1/12 e⁻²x हो जाएगा एंड माइनस e⁻² हो गया, और एक बार जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो हमारे पास कितना मिलेगा,
एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा। तो हमने 1 का जब इंटीग्रेशन किया तो x मिल गया। अब x का हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या मिलेगा, आप सभी को वैसे भी आइडिया होगा ही, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1/12 एंड e⁻²x हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस e⁻−2x होगा, और x का इंटीग्रेशन हम फिर से करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x²/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/12 e⁻² एंड माइनस 1/2 x² e⁻−2x बन जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी तो आपका काम हो चुका है। मतलब इस क्वेश्चन को अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, लेकिन आपका काम हो चुका है, क्योंकि आपको मुझे बस इतना समझाना था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम हर क्वेश्चन में डिस्कस ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग है। अब आपको ये लॉजिक समझ में आ चुका होगा कि राइट हैंड साइड में कुछ भी दे दिया जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, हम हर एक पार्ट के लिए अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ये बात मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो यहां तक अगर आप लोग इस पॉइंट को समझ चुके हैं तो चलिए इसके हम जनरल सॉल्यूशन पर बात कर लेते हैं। दी जनरल सॉल्यूशन इज, हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इज हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू, क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास है c1 प्लस c2x एंड e⁻−2x हमारे पास है, एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है 1/12 e⁻² एंड माइनस 1/2 x² e⁻−2x, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। ये हमारे पास फाइनल आंसर मिल चुका है, अपने दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने अपने 5वें केस को भी डिस्कस कर लिया। इसमें टोटल 7 केस हैं, तो आप सभी को 2 केसेस और मिलने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर में आपको अब 3 लेक्चर और मिलेंगे। उसके बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पोर्शन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैट्रिसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लेक्चर्स आप सभी को रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पा रहे होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।